आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आखिरी समय, कुछ दिन और बचे हैं। आपको डर लग रहा होगा और ऐसा फील हो रहा होगा कि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो मैं आपको इंश्योर करता हूं, अगर आप ये फील कर रहे हो अंदर से कि सर नहीं होगा तो क्या होगा, डैट मीन्स आपने चीज़ों को पढ़ा है। बस ये जो आखिरी समय है उसमें क्या करना है, अपने आप को फोकस्ड रखना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अब यूट्यूब पे चीज़ें चलेगी, ठीक है, बट आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आखिरी समय में क्या करना चाहिए, बस एक पॉइंट मैं बस आपको बोलूँगा, वो है कि आपका रिवीजन 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 रिवीजन। बस आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन क्या करना है, जो भी PYQ के जो टॉपिक्स है उससे बस आपको रिवीजन करना है। मान लीजिए आपको आज का दिन मैंने किस तरीके से आपने रखा होगा, तो करना क्या है, आपने PYQ आपके पास कोई भी बुक हो सकता है, स्पेशली PYQ जो अभी एग्जाम हो है सिर्फ उसको फोकस कीजिएगा, उससे पहले वाला नहीं। हमने आपके लिए स्पेशल PDF प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है। जिनको, ठीक है, इस ग्रुप में ऐड होना है, नीचे लिंक है, आप ऐड हो सकते हो। आखिरी समय में बस आपको इतना करना है कि PYQ के हिसाब से अपने आप को, ठीक है, क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है। मान लीजिए अगर मैं आपको कहता हूं, ठीक है, आज आपने कितना 50 MCQ लगाया, PYQ वाला या वन लाइनर लगाया, उसमें 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हो सकते हैं आपको नया लगे। उस टॉपिक को जाके आपको कंप्लीट कर लेना है, बस इतना करना है। हर सब्जेक्ट का आपको PDF दिया गया है, बेहतरीन PDF दिया गया है, चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर एक चीज़ का बस आप टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। और साथ में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ये सीरीज आपको दिया जा रहा है, हर दिन हम लोग 500 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट करेंगे। और एक चीज़ जो हमने आपको बताया था कि बस ये 75 टॉपिक आप कर लेना, यूट्यूब पे मैंने डाल दिया, ये टॉपिक लिख लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, आप कंफर्म मानो, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चंस आता है तो PYQ के हिसाब से वहाँ 85 to 90 क्वेश्चंस आपको PYQ से होगा, PYQ के टॉपिक से होगा। तो ये यूट्यूब वाला वीडियो आप जरूर देख ले। तो PYQ के टॉपिक्स करने हैं और उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, बस इतना। और ये जो आखिरी समय है, आपको मेरे साथ हर दिन 45 मिनट से 1 घंटा आपको मेरे साथ रहना है, जो भी वीडियो डलेगा। और उसके बाद देखिए हर दिन आप 500 क्वेश्चंस प्लस आप मेरे सामने करोगे। एक चीज़ और होता है यहाँ कि मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस किस तरीके का प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जो लंबा लंबा मैराथन चला रहे हैं, आपको मैराथन पे फोकस नहीं करना है। फोकस आपका ये रहना चाहिए कि जो क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टॉपिक को मैं फोकस करूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने भी वीडियोस हो चुके हैं आप देख लीजिएगा। आपका सपोर्ट इतना है, जितने लोग देखते हो एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और हर एक लाइक के साथ हमारा मोटिवेशन और हाई हो जाता है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, तो 100 जो आपका 54 था वहाँ तक हम लोग ने कर लिया था। हर टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, क्या पूछा है कि प्रस्तावना, आपको पता है कि प्रस्तावना में आप क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार, ठीक है, संशोधन हो चुका है। तो आपको याद रखना है प्रस्तावना में बस एक ही बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ था, तो सबको पता है, वो हुआ था आपका जो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें ही एक बार हुआ है। तो क्वेश्चन क्या आता था, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया। तो देखिए, जो आपका प्रियम्बल है, जो आपका प्रस्तावना है, इसमें एक बार ही क्या हुआ है, आपका संशोधन हुआ है। और वो कौन सा संशोधन के थ्रू, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, ठीक है। एक है आपका धर्मनिरपेक्ष, या इसको आप पंथ निरपेक्ष बोलो, ठीक है, ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद समाजवादी, उसके बाद अखंडता, ठीक है। पंथ निरपेक्ष सेकुलर, समाजवादी सोशलिस्ट, और अखंडता इंटीग्रिटी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। प्रस्तावना का हम बात करते हैं तो आपके दरोगा जो बिहार पुलिस है उसमें ही आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपका संविधान सभा से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो जो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है सबसे पहले कहाँ लाया गया था, तो संविधान सभा में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, तो आपको याद रखना है JL नेहरू के द्वारा लाया गया था, ठीक है। उस उद्देशिका का प्रस्ताव, ठीक है, दैट प्रस्तावना का प्रस्ताव, ठीक है। अब देखो किसने लाया, JL नेहरू ने लाया। कब लाया, 13 दिसंबर 1946 को लाया, ठीक है। और ये कब पास हो गया था, तो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग 42वां संविधान संशोधन का बात करते तो इसमें और क्या क्या हुआ था, तो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। देखिए, मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था, तो जो आपका मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, मतलब मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था, वो आपका
आपका पार्ट 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, और टोटल जब जोड़ा गया था ये 10 आपका मूल कर्तव्य थे। 11वां जो जोड़ा गया था मैं आपको बता चुका हूँ, 86 अमेंडमेंट 2002 के थ्रू 11वां आपका जोड़ा गया है। जो पहले डिस्कस कर चुके हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। प्लस 42वां संविधान को मिनी संविधान भी बोला जाता है, ठीक है, मतलब 42वां संविधान संशोधन को। और एक दरोगा में क्वेश्चन बना था कि वन शिक्षा वजन को समवर्ती जो आपका राज्य सूची से उठा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, तो 42वें अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में जो रेगुलर आपको अमेंडमेंट से पूछे गए, स्पेशली बिहार पुलिस का भी हम लोग बात कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा गया था कि दल बदल कानून जो लाया गया था कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, तो 52 अमेंडमेंट 1985, याद रखना, दल बदल कानून 52 अमेंडमेंट 1985। उसके बाद बोला गया था जो आपका जो 8वां अनुसूची है उसमें 22 क्या है, भाषा है, बट पहले कितना था, उसमें सिर्फ 14 भाषा थे। तो पहला भाषा जो जोड़ा गया था, ठीक है, वो कौन सा था, तो 21st अमेंडमेंट के द्वारा जो जोड़ा गया था वो कौन सा जोड़ा गया था, 21st अमेंडमेंट 1967 के द्वारा सिंधी जोड़ा गया था उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 21st के बाद 71st अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुआ था, इसमें कौन सा जोड़ा गया था, नमक, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। और तीसरा जो हुआ था आपको पता है 91st, ठीक है, 71st, और एक हुआ था 92 अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ था, और इसमें कौन सा जोड़ा गया था, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये सब पूछे गए। 21st में सिंधी, 71st में नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92 में बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। टोटल अभी जो है 8वां अनुसूची उसमें कितने लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। इनिशियली कितने थे, 14 लैंग्वेज। तो याद रखना ये सब अमेंडमेंट याद रखना, आपको पूछे गए, ठीक है, याद रहेगा। और एक अमेंडमेंट था 91st अमेंडमेंट। तो 91st अमेंडमेंट जो आया था ये क्या था, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो आपका मंत्री परिषद होगा उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 15%। पूरे लोकसभा का जो होगा, पूरे लोकसभा का जो मेंबर है उसका 15% ही मंत्री परिषद में बन सकते हैं। तो ये भी 91st अमेंडमेंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ अमेंडमेंट था, आपको अच्छे से याद रखना है, ऐसे बहुत अमेंडमेंट है। और पहला अमेंडमेंट जो हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था, ठीक है, उसके थ्रू क्या हुआ था, तो आपका 9वां जो अनुसूची है, 9वां अनुसूची जो है आपका जोड़ा गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। अब यहाँ नेक्स्ट है आपका कि वेवलेंथ, वेवलेंथ जो 156 हो गए, सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, जो भी मैंने डिस्कस किया। तो वेवलेंथ जो है, ठीक है, उसको किस में, मतलब वेवलेंथ का जो यूनिट होता है, इकाई जो होता है क्या होता है, तो आपका मीटर होता है, याद रखिएगा वेवलेंथ का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किस में नापा जाता है, तो आपको फ्रीक्वेंसी जो नापा जाता है वो हर्ट्ज में नापा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जो हमारा घर में जो वोल्टेज आता है, ठीक है, वो कितना आता है, तो 220 वोल्टेज आता है। और फ्रीक्वेंसी कितना रहता है लाइट का, तो 50 हर्ट्ज रहता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। क्या होता है ऐसा यूनिट, तो किलोग्राम होता है। फोर्स का क्या होता है, या वेट का क्या होता है, तो न्यूटन होता है। फोर्स और वेट का क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आपका वेवलेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से याद रखिएगा कुछ कुछ जो आपको पूछे गए हैं, जैसे करंट को हम लोग किस में नापते हैं, तो एम्पेयर में नापते हैं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसको किस में नापते हैं, तो वेबर में नापते हैं, ठीक है, वेबर में। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मतलब आपका फ्लक्स डेंसिटी को किस में नापते हैं, तो टेस्ला में नापते हैं, टेस्ला या गॉस। याद रखना ये सब चीज़, ठीक है। जितना बता रहा हूँ बस उतना याद रख लो, बस हो जाएगा, ठीक है, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। अब ये देखिए कितना बेहतरीन ये चीज़ मैंने आपको समझाया था, ये डायग्राम बना के देखो। दो बस याद रखना है, जो इमेज फॉर्मेशन में जो भी प्रतिबिंब इमेज फॉर, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर वाला, याद रखोगे, जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। 2 फोल्डर आपको यूट्यूब पे बना हुआ है, ठीक है। एक है आपका PYQ एनालिसिस और एक है आपका बिहार पुलिस क्लासेस। बस देख लेना, उसके बाद देखो आप कितने लोगों का हंसते हंसते पीछे छोड़ो। कॉनकेव मिरर का एक मतलब अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, उसको आप पढ़ के जाइएगा, जो आपको पढ़ा दिया गया है। और एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्म होता है, इन दोनों का, और दोनों का जो सेम है, प्रॉपर्टी एकदम सेम है, ठीक है, एकदम इजी है एकदम करना, ठीक है। मैं इसको समझा भी चुका हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये देखिए कि बोला गया कि एक उत्तल लेंस में, डेट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, क्या पढ़ना है, मिरर में पढ़ना है आपका अवतल दर्पण, डेट मीन्स कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखना है। और लेंस में आपको क्या देखना है, कॉन्वेक्स लेंस का आपको इमेज फॉर्मेशन देखना है, मतलब उत्तल लेंस का, ठीक है। देखिए तो वास्तविक, देखिए तो क्या बोला, एक उत्तल लेंस में, ठीक है, वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ रखा जाएगा, वस्तु F1 और F2 के बीच में रखा जाएगा।
हमेशा याद रखना, ठीक है। ये जो आपका क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि आपका इस साइड आपका इमेज फॉर्म होता है, ये दूसरे साइड, ठीक है। बट मिरर में क्या होता है, आपने मिरर अगर आपको याद हो जल्दी से याद करो। देखो मैं इसको ना कंपेयर कर देता हूँ, 1 मिनट देना प्लीज़, आप छोड़ना मत वीडियो को, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत मैं इस पर किया हूँ, ठीक है। बस 1 मिनट दे देना, बस चीज़ें मैं समझा दे। देखो जो मिरर होगा ये कॉनकेव मिरर होगा, अवतल दर्पण होगा, ठीक है। तो यहाँ होता है आपका फोकस और यहाँ होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ बस जो क्या होता है, जो भी इमेज बनता है इसी साइड बनेगा, मतलब ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ के इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। और जो लेंस में क्या होगा, लेंस में पास हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो याद रखना यहाँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, यहाँ बस क्या हो जाता है, यहाँ फोकस आ जाता है। जैसे यहाँ F तो F यहाँ भी रहेगा F, बट यहाँ F1 और F2 आ जाता है, ठीक है। F1 और 2F1 आ जाता है, और 2F1 की जगह हम लोग इसमें सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखते हैं, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं, सेम होगा। देखिए जैसे कि देखिए क्या क्या क्वेश्चन अभी से पूछे गए। सबसे पहला जो इमेज जो होगा कहाँ वो बड़ा बनेगा, ठीक है। क्या बोला है, वास्तविक, उल्टा और क्या बनेगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। तो आपको पता है जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है ये हमेशा क्या बनाता है, किस टाइप का इमेज बनाता है, रियल दैट मीन्स वास्तविक, इन्वर्टेड दैट मीन्स उल्टा। अब ये कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, वो कहाँ रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर 2F1 पे रखते हैं, ठीक है, 2F1 पे रखते हैं तो कहाँ बनेगा आपका, ये F2 पे बनेगा। कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा। उसी प्रकार से अगर देखिएगा 2F1 के इधर रखेंगे तो ये कहाँ बनेगा, सिंपल 2F, जैसे जैसे आप सामने जाओगे, जैसे जैसे आप सामने जाओगे आपका जो इमेज जो है, ठीक है, इमेज जो है आपका बड़ा बनते जाएगा। देखिए जैसे कि आपने यहाँ क्या ये जो 2F1 के यहाँ रखा, ठीक है, तो यहाँ जो बनेगा इमेज जो बनेगा इस साइड बनेगा आपका, यहाँ बनेगा, मतलब यहाँ बन गया, ठीक है। फिर से 2F1, जैसे कि हमने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, तो अगर 2F1 पे रखेंगे तो 2F2 पे ही बनेगा। देखिए यहाँ देखिए, फिर से 2F2 पे रखेंगे तो 2F2। तो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके यहाँ फॉर्म हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको फॉर्म हो सकता है, 4 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, बस ध्यान रख लेना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि जो इमेज जो है वास्तविक उल्टा तो बनेगा ही, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। बोलेगा कब जो होगा ये प्रतिबिंब जो होगा इसका बहुत ही बिग साइज का होगा। कब होगा, जब आपको याद रखना है वस्तु F1 और F2 के बीच में होगा, ठीक है, F1 और F2 के बीच में होगा। और यही ये अगर मैं बात करूं कि यही अगर ये कॉनकेव मिरर रहता तब कहाँ होगा, C और F के बीच में होगा। सेम क्वेश्चन मिरर के लिए। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि कॉन्वेक्स लेंस में, एक उत्तल लेंस में कहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखें, कहाँ हम वस्तु को रखें ताकि सेम साइज का बने। तो कहाँ रखोगे, 2F1 पे रखोगे तो सेम साइज पे आपका बनेगा, सेम साइज पे आपका बनेगा, ठीक है, याद रखना सेम साइज पे बनेगा। और अगर 2F1 और F1 के बीच में रखोगे तो सिंपल है, देखिए सबसे क्या होता है, बहुत बड़ा इमेज साइज बनता है। अगर F1 पे रखोगे तो ये क्या फोकस पे रखते तो कहाँ बनता था, याद करो कॉनकेव मिरर पे, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। और जब भी F1 और इसके बीच में रखोगे, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब आपका क्या बनेगा, आपका ये इमेजनरी बनता था। एक कंडीशन में सिर्फ इमेजनरी। याद आया, ये सब चीज़ करवाया, एक बार ये देख लेना, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन में फिर से यहाँ रिपीट करवाता हूँ। अगर आपको पूछेगा कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज कहाँ बड़ा बनेगा, बहुत ही बिग साइज का बनेगा, तो F1 और F2 के बीच में, जब F1 और 2F1 के बीच में हम लोग जब रखेंगे तब। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि कहाँ सेम साइज का बनेगा, इमेज और ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज सेम रहेगा। कब रहेगा, जब आप कहाँ रखोगे, जब आप 2F1 में रखोगे। जब आप 2F1 में रखोगे तो आपका कहाँ बनेगा, 2F2 पे बनेगा सीधा। तो वही लिखा हुआ है, इमेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2F1 इन कॉन्वेक्स लेंस, इमेज ऑफ सेम साइज एस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉनकेव। यही क्वेश्चन आपको ये अवतल दर्पण के बारे में बोल दिया है कि अगर आपको सेम साइज बनाना है आपको कॉन्वेक्स लेंस में तो आपको 2F1 पे रखना पड़ेगा, और अवतल दर्पण में अगर सेम साइज का बनाना है आपको इमेज तो आप उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, जब वस्तु को हिंदी में लिखा हुआ है, देखिए सार्वजनिक रेडियो प्रसारण कब चालू हुआ, ठीक है, सार्वजनिक रेडियो प्रसारण क्या कहलाता है, तो आकाशवाणी कहलाता है। बेसिकली क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको पूछा गया था कि वर्ल्ड रेडियो डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 13 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं। और याद रखिएगा 13 फरवरी को ही हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, जितना भी इंपॉर्टेंट डेज है प्लीज़ देख लीजिएगा। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। और आकाशवाणी सार्वजनिक रेडियो प्रसारण क्या कहलाता है, तो आपको क्या कहलाता है, आकाशवाणी। और 13 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं, ठीक है। याद रखिए, एक चीज़ मैंने फैक्ट लिखा है कि ऑल इंडिया रेडियो जो 1936 में फॉर्म हुआ था और इसका 1957 में जाके नाम चेंज कर दिया गया था, आपका क्या चेंज कर दिया, आकाशवाणी कर दिया था।
अब देखो इटली का एकीकरण, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से आपको नोट्स दिया है, प्लीज उसको पढ़िएगा। इटली का एकीकरण 1871 में किया था काउंट गाफूर ने। काउंट गाफूर ने 1871 में कौन किया था? 3 लोगों का नाम आता है इटली के एकीकरण में, काउंट गाफूर, गैरीवाल्डी और मैजनी। और राजा कौन था? एमेनुअल मैक्रोन II। तो अगर मैं पूछूं इटली का एकीकरण में 3 लोगों का नाम किसका किसका? काउंट गाफूर, दूसरा गैरीवाल्डी, और सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? सोच किसका था? मैजनी, ठीक है, याद रखना, ग्यूसिप मैजनी, ठीक है। और राजा कौन था उस समय? तो वो था आपका एमेनुअल बोलो विक्टर एमेनुअल II, ठीक है। अब देखो तो सबसे इटली का एकीकरण 1871 में किसने किया? ये सब नोट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। तो काउंट गाफूर ने किया था। मैजनी याद रखिएगा, यंग इटली का फॉर्मेशन, यह भी एक्साइज में आपको पूछा गया था, मैजनी, ठीक है। यंग इटली का फॉर्मेशन 1831 में मैजनी ने किया था, और यंग यूरोप का भी फॉर्मेशन इसने ही किया था। इटली के एकीकरण का जनक किनको कहा जाता है? मैजनी को ही कहा जाता है। एक था रेड शर्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो रेड शर्ट पार्टी का गठन गैरीवाल्डी ने किया था। और एकीकरण के दौरान राजा वहां का कौन था? तो विक्टर एमेनुअल II था, अच्छे से याद रखना, ठीक है। इबन बतूता ने किस प्रसिद्ध किताब को लिखा है? सबको पता है जो आपका, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले इबन बतूता कहाँ का रहने वाला था? ये भी पूछा गया था। तो एक अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, ठीक है, तो मोरक्को का रहने वाला था, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इबन बतूता ने कौन सा किताब लिखा था? तो ये था रहला। दरोगा में क्वेश्चन आया था कि जो इबन बतूता थे कौन सी सदी में आया था? तो 14th सेंचुरी में आया था, 14th सेंचुरी। और डेट पूछेगा तो 1333 में आया था, ठीक है, 1333 में आया था, 14th सेंचुरी, और 1333 में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जिसको रक्त पिपासु भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। और याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी भी बनाया था, और इसको एम्बेसडर बना के चाइना भी भेजा था। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो MBT एक इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे देखिए बहुत ही कम चांसेस है, मतलब हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत से बहुत ना के बराबर क्वेश्चन 1 से 2 पूछ लिया जाए मैक्सिमम, बाकी सब मॉडर्न हिस्ट्री के ही रहेंगे और कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के। उसके बाद आप देखिए कि निकट दृष्टि दोष वाली आंखें में, देखिए 2 हमने आपको दृष्टि दोष पढ़ाया था, एक है निकट दृष्टि दोष और एक है आपका दूर दृष्टि दोष, दैट मीन्स फार साइटनेस। तो देखिए हमारा जो आंख होता है उसमें किस टाइप का लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, अवतल नहीं, उत्तल, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ये चीज़ आपको पता है। और यहाँ क्या है आपको, मान लीजिए रेटिना पे बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी आपका निकट दृष्टि दोष होता है तो इसमें क्या होता है, जो इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है, हमेशा आपका लेंस से क्या होता है, यही बन जाता है। मतलब बनना कहाँ चाहिए था? रेटिना पे बनना चाहिए था, पर रेटिना से पहले बन जाता है। तो हमेशा याद रखना जो नियर साइटनेस है उसमें क्या होता है, आपका इमेज जो है रेटिना के सामने बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से सामने या रेटिना से पहले। और जो आपका जो दूर दृष्टि दोष होता है, फार साइटनेस होता है, उसमें क्या होता है कि आपका रेटिना के बाहर बन जाता है। तो दोनों याद रखना कि पूछा क्या है, निकट दृष्टि दोष पूछा या आपका दूर दृष्टि दोष पूछा, मतलब नियर साइटनेस पूछा है कि फार साइटनेस। याद रखना निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। और जो आपका फार साइटनेस है उसको करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव मतलब अवतल, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। तो नियर साइटनेस के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फार साइटनेस के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आंख का स्टडी को क्या कहते हैं? तो ऑफ्थोमोलॉजी, ऑफ्थोमोलॉजी। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आंख जो होता है, ठीक है, जो आई बॉल है, ठीक है, नेत्र गोलक है, उसका डायमीटर, व्यास क्या होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब देखो जो नियर साइटनेस होगा उसमें क्या होता है, रेटिना से पहले आपका छवि बन जाता है और इसमें फोकल दूरी क्या है, कम हो जाता है और नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाता है। और जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, फार साइटनेस में क्या होगा, फोकल दूरी क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा और आई बॉल उसमें घट जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। अवतल लेंस इसमें यूज किया जाता है इसको ठीक करने के लिए, और उसमें कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है आपका दूर दृष्टि दोष में, अच्छे से याद रखना। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आपको याद है गुरु नानक कौन थे? सिखिज्म के जो फाउंडर थे गुरु नानक थे। पाकिस्तान में एक जगह है आपका तलवंडी, तो पाकिस्तान में तलवंडी में 1469 में हुआ था, याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंगर प्रथा जो होता है, खाना जो वो लोग खिलाते हैं सिख में, ठीक है, तो उसको किसने स्टार्ट किया था? तो आपको याद रखना कि लंगर प्रथा जो स्टार्ट किया गया था गुरु
नानक देव से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री का आपको पीडीएफ में दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। जो जो 75 टॉपिक जिन्होंने कर लिया वो, ठीक है, आप समझो कि 70 प्लस आप इजीली लेके आओगे। उसके बाद 5th गुरु के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो 5वें गुरु का नाम था गुरु अर्जुन देव। तो पूछा जाता है कि जो आदि ग्रंथ था, ठीक है, आदि ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, उसको किसने लिखा था या संकलन किया था बेसिकली, ठीक है। तो आपको याद रखना है वो है गुरु अर्जुन देव। अमृतसर शहर का इन्होंने स्थापना किया था। हरमिंदर साहब, जिसको हम लोग गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं, तो अमृतसर शहर और गोल्डन टेम्पल का स्थापना किसने बनाया था, तो आपको याद रखना है गुरु अर्जुन देव। इनको किनके द्वारा मार दिया गया था, तो जहांगीर के आदेश पे इनको खत्म किया गया था। ये भी चीज आपको याद रखना है। उसके बाद 10वें गुरु के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ये पटना से बिलोंग करते थे। इनका जो जन्म हुआ था 1666 में हुआ था, पटना साहिब में हुआ था, याद रखिएगा। खालसा पंथ जो एक सैन्य प्रथा आप कर सकते हो, ठीक है, सैन्य शिक्षा दिया जाता है। तो खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। और पंच कौ का जो सिद्धांत है, केस, कंघा, कारा, किरपान और कछेर, तो ये जो है आपका किसके द्वारा दिया गया था, ये है आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बाकी आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। निर्माण में से प्रेरणार्थक क्रिया है, तो गिराना। देखो हिंदी में मान के चलना कि आप लोग हिंदी कर लोगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी आपका सही होगा, क्योंकि आप बिहार के रहने वाले, तो हिंदी तो आप कम से कम आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश जहाँ जहाँ जरूरत है, जैसे कि मैंने आर्टिकल आया था, तो मैंने वहाँ आर्टिकल के बारे में समझा दिया कि क्या क्या पढ़ना है। फिर से प्रीपोजिशन आएगा तो प्रीपोजिशन के बारे में भी मैं बता दूंगा। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, तो पूर्ण भूत, याद रखिएगा। CRT इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से हर शिफ्ट में क्वेश्चन था, तो मैंने फॉर्मूला वाला कंप्यूटर वाला पूरा आपको करवा दिया है, पीडीएफ में देख लीजिएगा। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। FCI का भी पूछा था, DNA का पूछा था, तो ये सब हम कर चुके हैं। फ्रांस में गणतंत्र मैं करवा चुका हूं कि जितना वर्ल्ड हिस्ट्री करवाया गया है उससे बाहर नहीं जाएगा, बस उतना करके चले जाना, ठीक है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी, तो 21 सितंबर 1792 में। अब देखो फ्रांस का अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ एक बार जल्दी से देख लेते हैं। फ्रांस क्रांति कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1789 से 1799, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा इस समय यहाँ का राजा कौन था, तो लुई 16वां था। ये भी पूछा गया है कि कौन से वंश से था, तो बुरबुन वंश से। आप क्वेश्चंस के फॉर्म में सबसे पहला फ्रांस क्रांति कब हुआ, तो 1789 से 1799। दूसरा क्वेश्चन आपका उस समय राजा कौन था, तो लुई 16वां था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन वो किस वंश से था, तो बर्बन डायनेस्टी से था। तीसरा उस समय जो कॉइन था, जो करेंसी था, वो कौन सा था, तो लिब्रा। करेंसी कौन सा चलता था, तो लिब्रा, ये भी पूछा गया, तो लिब्रा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, डेट मीन्स लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो शब्द निकल के आया है, ठीक है, जो हमारे संविधान में भी आप देखते होगे इसका वर्णन है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है ये फ्रांस क्रांति से ही लिया गया है, ठीक है। फ्रांस गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी, तो 22 सितंबर 1792 को की गई थी। याद रखिएगा बास्टिल किला को कब तोड़ा गया था, ये सब चीज अच्छे से समझाया हुआ है, तो 14 जुलाई 1789 को बास्टिल किला को तोड़ा गया था। आपको पता है कि पूरा का पूरा फ्रांस 3 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर कौन था, सबसे ऊपर था आपका क्या था, जल्दी से बताओ, फादरी वर्ग। ये आपका 2400 का मेंस में पूछा गया था कि इसमें से कौन सा प्रथम स्टेट में नहीं आता, तो 3 स्टेट था। पहला फादरी, जिसमें कि फादर लोग रहते थे, चर्च वाले। दूसरा था कुलीन मतलब क्या, जो राजा और राजा के जो लोग थे वो रहते थे। और तीसरा था सामान्य वर्ग, ये वो लोग थे जो बेसिकली मेहनत करते थे, जैसे कि किसान, छोटे किसान, बड़े किसान, और जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए हैं, ठीक है, नीचे के, वो सब जो थे आपके बिजनेसमैन हो गए, सब जो थे आपके सामान्य जनता में आते थे। हमेशा याद रखना जो ये दोनों ऊपर के होते थे इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स बेसिकली ये सिर्फ निचले वाले देते थे, तीसरे वर्ग के लोग, ठीक है। और 2 तरीके का टैक्स इससे भी पूछा गया था। एक था आपका टिथ, जिसमें कि 1/10वां भाग, आप जो भी कमाते हो उसका 1/10वां भाग चर्च को चला जाएगा, उसको तिथ बोलते थे। और एक था टाइल क्या था, जो डायरेक्टली सरकार लेती थी, याद रखिएगा। और 2 बुक का नाम याद रखिएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि दरोगा में पूछा जा चुका है, रूसो ने लिखा था, द स्पिरिट ऑफ लॉ जो कि मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। इतना कम से कम आपके दिमाग में होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। 1792 में इसका ये हुआ था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो आपको पूछा फ्रांस के गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी, रिपब्लिक का, तो 21 सितंबर 1792।
पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? आप सबको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जो पॉजिट्रॉन होता है जस्ट एंटी पार्टिकल है। किसका? ये ऑपोजिट पार्टिकल है, उल्टा पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 9.1 10⁻³ kg होता है। तो उसी प्रकार से इसका भी जो चार्ज होगा, इसका भी जो चार्ज होगा आप देखोगे, ठीक है, तो इसका भी जो चार्ज होगा पॉजिट्रॉन का, ठीक है, पॉजिट्रॉन का भी जो चार्ज होगा वो कितना होगा आपका? तो ये होगा आपका कितना होगा? जितना आपका इलेक्ट्रॉन का होता है। अब देखो यहाँ कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप बहुत ही केयरफुली देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, हु डिस्कवर पॉजिट्रॉन, तो आप क्या बोलोगे? तो सबको पता है, मैंने बहुत बार करवाया, कार्ल डेविड एंड्रसन, या आप डायरेक्टली याद रखोगे एंड्रसन। तो जो पॉजिट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? एंड्रसन ने, एंड्रसन ने, याद रखिएगा पॉजिट्रॉन का। इसका मास कितना होगा? जितना इलेक्ट्रॉन का होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, पर न्यूट्रॉन का थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि इसका 1.672 है, इसका 1.674 है। तो प्रोटॉन का कितना है? 167 10⁻27 kg, और इसका है 1674 10⁻27 kg, ठीक है। तो याद रखना कि अगर क्वेश्चन पूछे, जो कि पूछा गया है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कौन है? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी आपका न्यूट्रॉन है। आपका प्रोटॉन का जो है आपका डिस्कवर किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। पर नामकरण किसने किया था? नामकरण किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। और रदरफोर्ड से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि फादर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोला जा सकता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस जो है केंद्रक है, केंद्रक का पितामह किसको कहा जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स क्यों किसे कहा जाता है? तो रदरफोर्ड को, क्योंकि इन्होंने एटम का, परमाणु का न्यूक्लियस के बारे में बताया था। याद रखना, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स आपको रदरफोर्ड, और जो प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। और याद रखिएगा जो प्रोटॉन है, ठीक है, इसका डिस्कवर किसने किया था? तो गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का याद रखिएगा चार्डविक, जेम्स चार्डविक नाम था इसका, ठीक है। सबसे भारी न्यूट्रॉन, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रदरफोर्ड का, तो याद रखिएगा अल्फा एंड बीटा, ये दो किरणें हैं, अल्फा और बीटा रेज है, किरणें, इसका भी डिस्कवर किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। और गामा का डिस्कवर किसने किया था? तो पॉल विलार्ड ने। और आपका मैंने अभी बताया पॉजिट्रॉन का एंड्रसन ने, ठीक है। उसका स्पिरिट ऑफ लॉ मैंने अभी बताया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका रूसो ने किया था, और मोंटेस्क्यू ने आपका स्पिरिट ऑफ लॉ किया था। ये सब रशियन क्रांति से रिलेटेड है। पॉन्ड सिल्क मैंने आपको करवा दिया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप मारोगे ड्रीम डोज और लैंगिक प्रजनन, या ड्रीम डोज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वीडियो आ जाएगा, 20 से 30 मिनट का होगा, 20 से 25 मिनट का, खत्म कर लेना, आएगा एक क्वेश्चन। स्पाइरोगायरा, क्या है स्पाइरोगायरा? तो ये क्या है जल्दी से बताइए, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा का प्रजनन किस तरीके? तो ये पॉन्ड सिल्क है, ये काइंड ऑफ एल्गी है, ठीक है, ये क्या है? काइंड ऑफ एल्गी है। तो ये आपको याद रखना, पॉन्ड सिल्क ये आपका विखंडन द्वारा करता है या संयुग्मन द्वारा करता है। एग्जाम में विखंडन आई थिंक दिया हुआ था, याद रखना। तो ये पूरा आपको करवाया गया है। जैसे कि पूछ गया था प्लाज्मोडियम किससे करता है, पैरामेसियम किससे करता है, आपका हाइड्रा किससे करता है, ये आगे भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, बट करवाया हुआ है, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। अब देखिए अर्थशास्त्र जो बुक है, किस अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यूनानी भाषा से लिया गया है। याद रखिए अर्थशास्त्र जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? यूनानी से। अब याद रखना एक बुक भी लिखा गया था अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो कौटिल्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी बोलते हैं। अब देखो बुक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्पेशली आपके जितने भी एंशियंट इंडिया में जो बुक आए थे, मतलब जो आपके प्राचीन भारत से। तो एक बार फास्ट में करते हैं, देखो इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले अष्टाध्याय, अष्टाध्याय किसने लिखा? पनिनी ने लिखा, याद रखिएगा ये संस्कृत ग्रामर का पहला बुक था अष्टाध्याय। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा, महाभाष्य। योगा सूत्र और महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा, योगा सूत्र और महाभाष्य। याद रखना ये भी पूछा गया था पतंजलि किसके शासनकाल में था? तो शुंग डायनेस्टी के शासनकाल में था, ठीक है। उसके बाद बुद्धचरित और सुंदरानंद, बुद्धचरित और सुंदरानंद किसने लिखा है? अश्वघोष ने। याद रखिए अश्वघोष किसके शासनकाल में था? तो कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद में महाविवाद शास्त्र किसने लिखा है? तो वसुमित्र ने लिखा है। वसुमित्र भी किसके शासनकाल में था? खुशान, कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद स्वप्नवासदत्त, ये भास ने लिखा है, स्वप्नवासवादत्त,
ठीक है, ये किसने लिखा है? भास ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद कामासूत्र वात्स्यायन है, ये सब मैंने ट्रिक से भी आपको याद करवाया हुआ है, ठीक है। एक बार क्विक हम लोग देख लेते हैं, कामासूत्र वात्स्यायन। उसके बाद कुमार संभवा, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम। अंत समय में जो करना है वो हम आपके लिए करके दे रहे हैं, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुमार संभवा, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम और कालिदास। याद रखिएगा चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में था, ठीक है। और जो गुप्ता डायनेस्टी को उसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड बोला जाता है गुप्ता डायनेस्टी को, ठीक है। नाट्य शास्त्र मैंने याद करवाया था, मुन्नी बदनाम हुई डांस की, ठीक है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम है मुद्रा रक्षा, विशाखा दत्त, ठीक है, विशाखा दत्त। देवी चंद्रगुप्तम में गुप्ता पीरियड के बारे में बताया गया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था अपने भाई रामगुप्त को मार के क्या किया था? आपका शासन किया था। वही मुद्रा रक्षक में आप देखोगे आपका मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताया गया। पृथ्वीराज रासो चांदबरदय, मृच्छकटिकम शूद्रक, बृहद संहिता ब्रह्ममीर, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कीर्तजुनियम वारवी। याद रखना कीर्तजुनियम वारवी। उसके बाद है आपका दास कुमार दास को दंड दे दिया तो दास कुमार चरितम डांडी, हर्ष चरित्र और कादम्बरी, वानभट्टा चरित्र बनाना पड़ता है, सब याद करवाया गया है। कादम्बरी, वानभट्टा, हर्ष चरित्र और कादम्बरी, वानभट्टा। उसके बाद है रत्नावली और प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन, ये वही हर्षवर्धन है पुष्यभूति डायनेस्टी का एक बहुत ही प्रतापी शासक हर्षवर्धन, जिसको हम लोग शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो रत्नावली जिसके शासनकाल में आपका ह्यूनसियांग आया था, H4 हर्ष, H4 ह्यूनसियांग। तो रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन। मालती माधव, वावाभूति, पृथ्वीराज विजय, यहाँ है पृथ्वीराज विजय, याद रखना, वहाँ पृथ्वीराज रासो था तो चंद्रवरदय मैंने बोला, ठीक है। पृथ्वीराज विजय तो जगनिक, ठीक है। कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, राजशेखर, गीत गोविंद, जयदेव, रजत रंगनी, कलहन। कश्मीर का इतिहास बताया गया है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? तो सुल्तान जैन उल अबादीन, ठीक है। तो इसको कश्मीर का अकबर सुल्तान जैन उल अबादीन, ठीक है, कहा जाता है इनको। आइए उसके बाद है आपका जीनोटाइप फिनोटाइप, इसको मैं एक स्पेशल वीडियो में भी समझा दूंगा, ऐसे मैंने आपको समझाया था। देखिए RYYY जीनोटाइप से घबराना मत, अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ गया तो। अरे 100 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन आपको सही करने के लिए मैंने बोला है ना, ठीक है। 30 क्वेश्चन गलत करो तभी भी आप आराम से टॉपर में रहोगे। RY जीनोटाइप कितने प्रकार के, पर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो याद रखना कि RY जीनोटाइप से कितने प्रकार के युग्मक, ठीक है, गैमेट्स फॉर्म होंगे, तो 4 होंगे। बिहार में अभी तक कुल कितने कृषि रोड मैप आ चुके हैं? तो 4। पहला कब आया था? तो 2008 से 2012 के लिए आया था, ठीक है। बिहार स्पेशल जितना दे दिया हूँ प्लीज़ उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, प्लीज़ आप उसको वन शॉट 2 वीडियो बिहार स्पेशल का डाला गया है, प्लीज़ आप देख लेना। पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, 2 वीडियो डाला गया है, बस वो देख लेना। पौधे, आप देखो पौधे में हम लोग जो एक बार जल्दी से हार्मोन देख लेते हैं, पौधे के जो हार्मोन थे। एक क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आपका दरोगा में भी यही वाला से पूछा गया था। दरोगा में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है, ठीक है, जो एंटी ग्रोथ हार्मोन है, मतलब प्लांट को बढ़ने नहीं देता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ है कि पौधों में एब्सेसिक अमल का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखो एब्सेसिक अमल जो होता है, ठीक है, एब्सेसिक अमल जो एब्सेसिक एसिड जो है, ये एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है, जो बीजों को निष्क्रिय कर देता है। पहला, बीजों को निष्क्रिय कर देता है। और बीजों को हेल्प कौन करता है जर्म करने में, खिलने में? तो वो है आपका जिब्रेलिन, ठीक है। और ये है एब्सेसिक एसिड, दोनों उल्टा काम करता है। तो एब्सेसिक एसिड सबसे पहले ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट करता है, प्लांट को बढ़ने नहीं देता है। पहला क्वेश्चन, आपका पूरा पत्ता जो है कौन झाड़ देता है? तो एब्सेसिक एसिड झाड़ देता है। तीसरा, बीजों को निष्क्रिय कौन कर देता है? तो एब्सेसिक। तो जो भी उल्टा वाला काम है आप याद रखना एब्सेसिक एसिड। आप प्लांट हार्मोन फास्ट देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन, ऑक्सिन का काम क्या है? पौधों के विकास, जो कोशिका जो होता है, कोशिका का विकास करने में क्या करता है? ऑक्सिन हेल्प करता है। हमेशा याद रखना ऑक्सिन जो होता है इसका शीर्ष भाग से निकलता है, मतलब प्लांट का जो भी ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, पत्ता मतलब कोई भी आपका तना होगा तो उसका ऊपर वाला भाग होगा, वहीं से ये निकलता है, इसलिए ये क्या करता है? विकास करता है। तो ये बेसिक एपिकल पार्ट से निकलता है, शीर्ष भाग से निकलता है। पौधे का विकास करने में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। शीर्ष फल को गिरने नहीं देता है, मतलब फल जो होता है उसको गिराता कौन है? तो एब्सेसिक एसिड। और गिरने से रोकता कौन है? तो ऑक्सिन, आपको याद रखना है, ठीक है। जिब्रेलिन जस्ट ये उल्टा है एब्सेसिक एसिड का, बीज अंकुरन और बोनेपन को कम करता है, ठीक है। और सिंपल है, बीज और अंकुरन को, बोनेपन को कम करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही फैक्ट याद रखोगे, ठीक है। जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन याद रखोगे, ऑक्सिन के साथ मिलकर कोशिका, मतलब ये और ऑक्सिन दोनों मिलकर क्या करता है? विकास करता है। पर स्पेशली कोशिका विभाजन जहां लिखा हो तब आप क्या करोगे? साइटोकाइनिन माप मारोगे, ठीक है। एक होता है एथिलीन, ये एकमात्र ऐसा प्लांट हार्मोन है जो गैस फॉर्म में रहता है, ये है एथिलीन। एथिलीन का काम क्या है? तो आपको ये प्राकृतिक रूप से आपको फल को पकाता है। एथिलीन
देखो मैंने इसको आपको करवाया था हाइड्रोकार्बन। एथिलीन बेसिकली क्या है, तो ये इथीन को ही हम लोग एथिलीन बोलते हैं। फॉर्मूला क्या था, C2H4, C2H4। तो इथीन का ही दूसरा नाम है आपका एथिलीन, C2H4। और ये क्या है, एकमात्र गैस हार्मोन है और ये प्राकृतिक रूप से किसी भी फल को पकाने में हेल्प करता है। और जो आर्टिफिशियल तरीके से जो हम लोग फल पकाते हैं, जैसे कि कार्बाइड हम लेके आते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो कौन सा गैस निकलता है, तो एसेटिलीन। और एसेटिलीन का ओरिजिनल नाम क्या है, इथाइन। इथाइन, ये इथीन, इथीन C2H2 कृत्रिम रूप से पकाने में। तो कृत्रिम रूप से इथाइन या एसेटिलीन और नेचुरल रूप से इथीन या आपका एथिलीन। ठीक है, इथीन या इथिलीन, इथीन या इथिलीन, और ये है आपका एसेटिलीन या इथाइन, याद रखना। एक है एब्सेसिक, मैंने बता दिया, एंटी ग्रोथ हार्मोन, पत्तों को गिराता है, बढ़ने से रोकता है। एक है आपका ट्रेमाटिन। ट्रेमाटिन क्या करता है, कहीं भी घाव हो जाए या कट लग जाए तो उसको मरम्मत करने में प्लांट को हेल्प करता है। ठीक है, समझ आया। तो ये पूरा प्लांट हार्मोन मैंने आपको 2 मिनट में मैंने आपको प्लांट हार्मोन यहाँ करवा दिया। ठीक है, यहाँ कहाँ तक हुआ था आपका, 173 हो गया ना। चलिए 170, कितना मेहनत किया गया आपको पता नहीं, आँख फट जाएगा आपका। ठीक है, एक एक टाइप करने में, ऐसा नहीं कि कहीं से मतलब करवा दिया गया, खुद हम बैठ के टाइप किए हाथ से मोबाइल में, उसके बाद PDF बनाया गया। ठीक है, क्योंकि किसी को दे दूंगा तो कुछ भी टाइप कर देगा, बट हमने वही डाला है जो ज़रूरत है। आप देखोगे इसका कितनी मेहनत से किया गया, अभी आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अगर आप पढ़े हो तब, अगर पढ़े ही नहीं हो तब तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, पढ़े हो तो आपको समझ में आ जाए। देखो 174 से आते हैं, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मंगल पांडे। अब 3 मिनट दीजिएगा, मैं आपको तुरंत याद करवाता हूं जितना। बिहार में कौन क्या है, सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सबको पता है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। उप मुख्यमंत्री 2 हैं, एक है सम्राट चौधरी और एक मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा। तो ये दोनों याद रखना। ठीक है, अब जो जैसे जैसे याद करवाऊं वैसे आप बस याद कर लेना। ठीक है, वैसे आप बस याद कर लेना। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आपका आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, उसके बाद आपका उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। अब देखो यहाँ से ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा होगा तो आप क्या हो गए, आपके अंदर ऊर्जा है तभी ना आप विजय हो गए, तो विजेंद्र प्रसाद। ठीक है, रटोगे, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तब तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आप विधि ने दिमाग में सेट करते हुए जाओगे, क्योंकि पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा रहेगा तभी आप विजय हो पाओगे, तो विजेंद्र प्रसाद यादव। गृह मंत्री, गृह हमेशा क्या होता है, चीफ मिनिस्टर के पास ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका नीतीश कुमार ही होंगे, याद रखिएगा। गृह, अपना गृह जिला को बहुत डेवलप करते हैं बोला जाता है। ठीक है, बट अगर ओवरऑल अगर बिहार को देखोगे, ठीक है, सही मायने में अगर देखोगे, अगर 90s के किड हो, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। अगर 90 दशक के आप कभी भी जन्म लिए हो, 1991, 1992, 1994, 1995, तो ये एक समय था, ठीक है, जिसमें हम भी आते हैं। तो ये जब एक समय था जब जन्म हुआ लोगों का, ठीक है, उस समय बिहार में कुछ नहीं था, न लाइट था न कुछ था। ठीक है, बट जो चेंज जो देखा गया है, जो मैंने अपने आंखों से देखा है नीतीश कुमार जी के समय में देखा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे आपका रोड हो। बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनके समय में जो अभी भी दिख रहा है वो है आपका घूसखोरी। घूसखोरी जो आपका जो भी आपका हो रहा है, ठीक है, जो भी आपके डिफरेंट पद में मान लो कहीं भी जाओगे तो वो उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। धीरे धीरे सब चीज़ होगा, ठीक है, और चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यही रहें तो एकदम ही, बट सामने जो है ऑप्शन भी एक बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जो सही बात है वो बस हमने आपके सामने रख दिया है। अगर आप 90s के किड हो तो आपको पता होगा हमारे गांव में क्या होता था, तो लाइट आता था। ठीक है, तो एक बार लाइट आता तो बुक, लाइट आया तो पूरे गाँव में हल्ला, लाइट आया लाइट आया लाइट आया। ठीक है, मतलब जो देखे उनको ही पता होगा, अभी तो खैर आप लोग लाइट में रह ही रहो। चलो, तो ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद सब बैटरी लाते थे। ठीक है, बैटरी में रामायण चलता था, शक्तिमान चलता था। ठीक है, तो उस दौर से यहाँ तक आए हैं। चलिए, तो ये जो भी चेंज देखा गया आई थिंक 10 से 15 साल में जो भी हुआ है। चलिए, तो ये है आपका विजेंद्र प्रसाद यादव। ठीक है, गृह मंत्री है आपका नीतीश कुमार। कानून मंत्री, देखो बोलते हैं ना, अरे कानून जो है ना मेरे ऊपर एकदम सही नहीं चल। यार देखो इसको मैंने कैसे याद किया, कानून में आ रहा है नून रोटी खाए हो ना इसलिए एकदम गल गए हो, तो मंगल में आ रहा है गल, मंगल में आ रहा है गल गए हो, क्यों, क्योंकि नून रोटी खाए हो, तो कानून मंत्री मंगल पांडे। शिक्षा, अगर शिक्षा लोगे
तो क्या हो जाएगा, शिक्षा लोगे तो सुशील कुमार, एक याद है, सुशील से सुनील कर लेना, जो आपका 5 करोड़ जीते थे, तो उसी दिमाग से मैंने क्या था, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। कृषि, देखिए अगर कृषि, क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान देश है, अगर हमारे यहाँ का कृषि सही हो गया तो सब चीज़ में हम लोग विजय पा लेंगे, कृषि सही हो गया तो सब चीज़ में विजय पा लेंगे बस। उसके बाद सूचना प्रसारण, सूचना प्रसारण मैंने कैसे याद किया, कृष्णा कुमार। देखो सूचना हो प्रसारण हो, बोलते ना अरे मैं किसी से बातचीत नहीं करता हूँ, मैं तो अपनी कृष्ण से बात करता हूँ, बोलते ना राधे राधे, ठीक है। तो मेरा जो भी मन का बात है मैं किसी से नहीं बताता हूँ, किसी के सामने प्रसारण नहीं करता हूँ, ना ही किसी को सूचना देता हूँ, सिर्फ मेरा सूचना और प्रसारण मेरे कृष्ण के साथ होता है, तो कृष्ण कुमार, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्री, तो ग्रामीण में क्या होता है, वन होता है, ग्रामीण इलाकों में नहीं वन होगा, सिटी में थोड़ी ना वन होगा, तो ग्रामीण में आ रहा है ग्रामीण, ग्रामीण श्रवण में आ रहा है वन, तो ग्रामीण इलाकों में वन होता है, तो ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। खेल मंत्री, खेल के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, मेहनत से मेहता, मेहनत से मेहता, मेहनत से मेहता, तो खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता। पर्यटन, पर्यटन जाते हैं ना लोग देखने के लिए, क्या देखने के लिए जाते हैं, तो सिंह देखने के लिए जाते हैं, सिंह देखने के लिए, ठीक है, सिंह। तो पर्यटन मंत्री तो आपका राजू सिंह याद रखिएगा, ठीक है। स्वास्थ्य, बोलता अरे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेरे ऊपर मंगल का ये चल रहा है, तो मंगल का ये चल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल का ये चल रहा है, मतलब मंगल मेरे ऊपर भारी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मंगल 2 याद रखना, एक बार गल गया, कानून मंत्री नून खाते थे तो मंगल पांडे गल गया, और दूसरा स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद पर्यावरण, पर्यावरण से सबको प्रेम करना चाहिए। उसके बाद परिवहन, परिवहन मतलब क्या, कहीं जा रहे हो परिवहन से तो हर चीज़ सील करके ना लेके जाओगे, तो परिवहन मंत्री शीला कुमार मंडल। आप अब नींद में भी ये सब चीज़ आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, याद करवा दिए कि नहीं करवा दिए, करवा दिए। देखो तो ये क्वेश्चन था कि स्वास्थ्य मंत्री, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, अरे स्वास्थ्य मेरा मंगल मेरे ऊपर भारी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक है, और मैंने मंगल से क्या क्या करवाया था, गल गया है, नून रोटी खाता है, तो कानून, ठीक है। उसके बाद है आपका दोसज, ठीक है, बलवीर सिंह दोसज ओलंपिक खेलों में कौन सा पदक जीते थे, याद रखिएगा हॉकी से रिलेटेड है और इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है। देखो फिर से आपका ये आ गया फुल फॉर्म MIRV, तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, कम से कम PYQ जितना है एकदम जुबान पे होना चाहिए आपका, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। गेहूं में बिहार का उत्पादन क्या, आप ध्यान से सुनना, जो शॉर्ट्स डाला था, अगर मैं फिर से कहता हूं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तभी फॉलो करना, आज भी ये वीडियो डाला था शॉर्ट्स में, 1-1 मिनट का डलते रहता है, जैसे 5 से 6 क्वेश्चन में कंप्लीट करवाता हूं, ठीक है। तो ड्रीम डोज सर्च करोगे, ठीक है, DREAM ड्रीम, DREAM ड्रीम, DREAM DOSE डोज, ड्रीम डोज सर्च करोगे आ जाएगा, पूरा साइंस का वीडियोज रहते हैं वहाँ, ठीक है, एकदम नेचुरल तरीके से। अब देखो तो सबसे ज़्यादा क्या बिहार का जो स्थान है, याद रखिएगा, चाहे चावल पूछे चाहे गेहूं पूछे, बिहार का जो लेटेस्ट रैंकिंग है वो 6ठा है, ठीक है, और मकई में 5वां है, ठीक है, मखाना में हम लोग टॉप पे हैं, और याद रखिएगा बिहार का जो आपका चावल का कटोरा किसको कहा जाता है, तो रोहतास को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रोहतास को कहा जाता है, वही सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यही चीज़ आ गया, एक पहले क्या हम लोग ने पढ़ा, क्या पढ़ा, जो आपका स्पाइरोगायरा होता है, जिसको हम लोग पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का एल्गी है, ठीक है, उसका किससे होता है, तो विखंडन से उसमें प्रजनन होता है, विखंडन से उसमें रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पूछा गया प्लाज्मोडियम में प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब देखो किसमें क्या क्या, जैसे द्विविभाजन किसमें किसमें होता है, पैरामेसियम और एमोइबा में, याद रखिएगा एमोइबा में। उसके बाद मतलब ये बाइनरी फिजन का बात करें, बहुविभाजन द्विविभाजन मतलब बाइनरी फिजन, तो पैरामेसियम और एमोइबा। बहुविभाजन मतलब मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में। बडिंग किस में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में। और प्लेनेरिया में याद रखिएगा विखंडन भी होता है, मतलब फ्रेगमेंटेशन भी होता है, और आपका पूर्ण जनन भी होता है। जितना दे रहा हूँ कम से कम इतना कर लेना, और अगर एक बार भी नहीं पढ़े हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो प्लीज़ जाके एक बार यूट्यूब पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्रीम डोज देख लेना, बाइलिंगुअल दोनों हिंदी इंग्लिश में पढ़ाया गया। स्पाइरोगायरा मैंने आपको बताया था कैसे, विखंडन से होता है, याद रखिएगा विखंडन से होता है, ठीक है। और एमोइबा में खाना कैसे खाता है, किससे, तो कूट पात से खाता है, जिसको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, ठीक है।
उसके बाद बोरोन और कार्बन में किस प्रकार का बंधन होता है, किस प्रकार का बॉन्ड होता है? तो याद रखिएगा बोरोन और आपका जो कार्बन है इसमें क्या होता है, आपका कोवालेंट बॉन्ड होता है। अब याद रखिएगा दो तरीके का बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, एक है सहसंयोजी बंधन जिसको हम लोग कोवालेंट बॉन्ड बोलते हैं, और एक है आयोनिक बंधन या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये दोनों आपका दरोगा में आ चुका है। कोवालेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर करके, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान करके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बंधन का फॉर्मेशन होता है। और आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, अभी आपका एएसआई में पूछा गया था कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाता है। जैसे ये सोडियम, ये क्लोरीन है, तो सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या देता है आपको, क्लोरीन को देता है, ठीक है, और ये क्या करता है अपना ऑक्टेट दोनों कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद NaCl फॉर्म हो जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो वही बोला गया है कि आयोनिक बंधन या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा दोनों का बंध। एक था कि 150 फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितने होते हैं, तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ भी लिखा हुआ है, और डायरेक्टली इससे बेस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, C/5 F-32/9। तो C/5 इक्वल F-32/9। आप डायरेक्टली 150 के फ़ारेनहाइट की जगह 150 रखना, आपका C का वैल्यू आ जाएगा आपका 65.5। एकदम अच्छे से याद रखना, नहीं ये फॉर्मूला C/5 इक्वल टू F-32/9, ठीक है। उसके बाद है आपका, अब कुछ कुछ पॉइंट याद रखो, जैसे ऐसा यूनिट, ठीक है, तापमान का, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, आपको पूछेगा तो सेल्सियस आप मार दोगे, आपका हो जाएगा गलती, ठीक है। तो याद रखना ऐसा यूनिट जो होता है आपका टेम्परेचर का, वो होता है आपका केल्विन। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर का जो तापमान का स्केल है जो कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो वो भी है आपका केल्विन, याद रखना। शरीर का तापमान क्या होता है, तो डिग्री सेल्सियस में 37, केल्विन में 310, और आपका फ़ारेनहाइट में 98.6। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने डिग्री पे वाटर का जो घनत्व होता है, आपका डेंसिटी जो होता है मैक्सिमम होता है, तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो आपका घनत्व होता है वो आपका मैक्सिमम होता है, आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि होता है 1000 kg/m³ होता है। शरीर का तापमान, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको थर्मोस्टेट भी बोला जाता है हमारे शरीर का। तो आप बोलोगे हाइपोथैलेमस, 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 याद रखिएगा हाइपोथैलेमस क्या है, हमारा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मतलब ग्रंथियों का भी मास्टर किसको बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। और हाइपोथैलेमस से मैंने ये भी बताया था जितना भी आपके अंदर फीलिंग आता है, चाहे लव का हो, एंगर का हो, स्ट्रेस हो, ठीक है, अंदर का जो भी फीलिंग आता है वो हाइपोथैलेमस के कारण ही होता है। ये सब क्वेश्चंस आपको आएंगे और आपके सामने नजर आएंगे एग्जाम में। भोजन को ताज़ा रखने के लिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन को ताज़ा रखने के लिए जो आपका फ्रिज है उसका जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सबसे बेस्ट क्या होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रिज का अगर हम लोग डोर खोल के रख दें तो हमारा जो रूम का टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, तो याद रखिएगा टेम्परेचर जो है रूम का और गर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है कि एमाइलेज क्या है। एमाइलेज हमने आपको पढ़ाया था, एमाइलेज क्या है, एक पाचन इंजाइम है। बट याद रखिएगा पूछा जाए कि इंजाइम्स भी क्या है, तो एकदम बहुत अच्छे शब्दों में आपके PDF में लिखा हुआ है कि इंजाइम्स जितने भी होते हैं बेसिकली वो क्या है, वो एक प्रोटीन है। और प्रोटीन में भी कैसा प्रोटीन, वो एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक का काम करने का मतलब क्या है कि जो भी आप खाना खाते हो, ठीक है, उसको छोटे छोटे क्या करते हैं, अणुओं में तोड़ता है और बॉडी में क्या करता है, ईजिली उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब देखो जैसे कि पाचन इंजाइम हो गया एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। लाइपेज ये क्या करता है, लाइपेज क्या करता है आपका, लाइपेज क्या करता है आपका, तो याद रखिएगा लाइपेज जो है आपका आपने लाइपेज पढ़ा होगा, ठीक है, तो लाइपेज जो है पेनक्रियास है, ये वसा को तोड़ता है, ठीक है, लाइपेज। और एक होता है प्रोटीज और एक होता है पेप्सिन। तो प्रोटीज और पेप्सिन जो है प्रोटीन को, तो ये प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीज और पेप्सिन, लाइपेज फैट के डाइजेशन में और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में ये काम आता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद आया, सब चीज़ ये करवाया हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद है आपका कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, तो गंगा के बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ज्योग्राफी का आपको टॉपिक भी ये आपको PDF भी मिल चुका है, तो बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। याद रखिएगा गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी जो है वो यमुना है। वो क्या है आपका, यमुना है। वो क्या है आपका, यमुना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यमुना से ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नदी है जो सबसे लंबा है और एक ही राज्य में बहती है। किसी एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप बोलोगे यमुना। यमुना का 3 कम से कम इसका आपका सहायक नदी याद रखिएगा, वो है आपका केन,
बेतुआ चंबल, केबीसी याद रखना, केन बेतुआ चंबल, ये क्या कैसा है। और बेतुआ पे याद रखना माता टीला, माता टीला जो आपका, माता टीला जो आपका जो डैम है, ठीक है, रिवर प्रोजेक्ट है, वो भी आपका बेतुआ नदी पे। एक क्वेश्चन आया था मैथ्स वाला क्वेश्चन, कोशिश रहेगा कि एग्जाम से पहले क्वेश्चंस तो सब निकाल दिया गया, एक बार बस उसका सॉल्यूशंस लिखना बाकी है, ठीक है। देखिए तो साइन ए है, ये दिया हुआ है साइन ए 15/17, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए साइन का मतलब क्या होता है, पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस का मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और टेन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका पी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो बी निकल जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। उसके बाद सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का उल्टा होता है, और कॉस ए तो कॉस ए ही रहेगा, लिखोगे वन आ जाएगा, समझ गया होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 4 मिनट आराम करता है, 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो इसका आंसर में हमने निकाला है, ये 68 मिनट आता है, ठीक है। इसको करवाया जाएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। यंग इटली की स्थापना किसने किया था, अभी देखो फिर क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, ये इटली के एकीकरण से जोसेफ मैजनी, बहुत अच्छे से करवा दिया गया, इटली के एकीकरण का जनक इनको कहा जाता है, ठीक है। बीजू पटनायक अवार्ड से क्वेश्चन आया था कि बीजू पटनायक खेल पुरस्कार, तो अवार्ड देखो 4 से 5 टॉपिक सिर्फ करंट का करना है, जिसमें एक टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट डेज करवा दिया गया है। धूली खेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त शहर बना है, तो ये नेपाल है, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है, तो स्वर स्वामिनी। अब देखो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स रहे हैं पिछले एक साल में, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक, ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक, विटनेस साक्षी मलिक, विटनेस साक्षी मलिक, एडी फाइंड्स ए होम आलिया भट्ट, सोर्स कोड बिल गेट्स, आई हैव द स्ट्रीट आर अश्विन, वाई भारत मैटर। अब ये मत भूलना कि हिंदी में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इंग्लिश में ही बुक है, ठीक है। और अगर आपका हिंदी इंग्लिश आप थोड़ा भी अगर आपको पता रहेगा ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे बिहार पुलिस और दरोगा में। अब वाई भारत मैटर, एस जयशंकर, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम, रस्किन बॉन्ड, ये सब रट के जाना है एकदम, ठीक है, निकाल के आपको रखा गया। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना, स्पीकिंग विथ नेचर, रामचंद्र गुहा, स्पीकिंग विथ नेचर, ये सब ट्रिक से आपको करवा दिया गया, ऐप पे देख लेना। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नारावने, और अनफिनिश्ड ए मेमोयर, प्रियंका चोपड़ा, और अनब्रेकेबल मैरी कॉम। अच्छे से ये चीज़ आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269, और ये भी पूछा जाता है कि अशोक के कितने वर्ष बाद, ठीक है, उसका क्या हुआ था, कलिंग वार हुआ था। तो याद रखना राज्याभिषेक 269 हुआ था, और कलिंग वार जो हुआ था 261 BC में हुआ था, अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चाकू किसी चीज़ को आसानी से कैसे काटता है, तो उत्तर क्या है कि संपर्क क्षेत्र को कम और बल को अधिक कर दिया जाता है। तो हम है साइंस के, और बेहतर तरीके से हमने आपको समझाया कि प्रेशर अगर अच्छे तरीके से लग गया तो ईजिली चाकू से कोई भी चीज़ कट जाएगा। प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, मतलब फोर्स अच्छे तरीके से देना पड़ेगा और एरिया कम करना पड़ेगा। तो जैसे ही एरिया कम होगा प्रेशर अच्छा से लगेगा। आपने देखा होगा सुई को तुरंत एकदम अंदर घुस जाता है, क्यों, क्योंकि फोर्स हम लगाते हैं, ठीक है, फोर्स जैसे ही लगाएंगे, बट एरिया क्या होता है, एकदम नीडल उसका पतला सा होता है। तो जैसे ही प्रेशर अगर ज़्यादा लगाना है तो फोर्स ज़्यादा दीजिए, एरिया कम कीजिए। इसका जो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, प्रेशर का बार भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट ऊपर लिखा हुआ है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बल, ये सब देख लेना, ठीक है। उसके बाद भारत कि राष्ट्रीय आय की जनगणना करने का सिंपल जो नेशनल इनकम था, ठीक है, नेशनल इनकम था, इसको सबसे पहले भारत में किसने, भारतीयों का सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय किसने कैलकुलेट किया था, तो सबको पता है वो है आपका दादा भाई नारोजी। कब किए थे, 1867 से 68 में किए थे, और 20 रुपया इन्होंने निकाला था। और वही अगर पूछे कि साइंटिफिक तरीके से सबसे पहले किसने कोशिश किया था आपका कि भारतीयों का राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, तो आपको याद रखना है VKRB राव, VKRB राव। क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से, अगर सिंपल पूछेगा सबसे पहले तो दादा भाई नारोजी, ठीक है, और साइंटिफिक तरीके से सबसे पहले तो VKV राव, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना कि राष्ट्रीय आय समिति कब फॉर्म हुआ, तो राष्ट्रीय आय समिति जो हुआ 1949 में फॉर्म हुआ, अच्छे से याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो PC महालनोबिस थे, ठीक है,
पीसी महालनोबिस थे, अच्छे से याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा ये भारत के आपके सांख्यिकी के पितामह कहा जाते हैं, मतलब फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स कहे जाते हैं। और नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे कब मनाते हैं? 29 जून को। जहाँ जो कनेक्ट करूँ दिमाग में छाप लेना है। और आपको एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपको बिहार पुलिस में कि भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना कौन करता है? तो एनएसओ करता है, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन करता है। अब यहाँ दादा भाई नारोजी है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन, एक बार देख लेते हैं इनको। दादा भाई नारोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के लिए कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका दादा भाई नारोजी को। और मुझे याद बताना, ये मैं करवा चुका हूँ, ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ भारत किसको कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी। 3 जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था इसमें ये क्या किए थे? पार्टिसिपेट किए थे एज ए प्रेसिडेंट। 1886 जो कोलकाता में हुआ था, 1893 जो लाहौर में हुआ था, और 1906 जो कि कोलकाता में हुआ था। याद रखिएगा ये पहले पर्सन थे जो कि किसी कांग्रेस सेशन में स्वराज शब्द का यूज किए थे। और वो कब किए थे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1906 का जो सेशन था। देखो 1 घंटा अब होने वाला है, 1 घंटा कॉन्टिन्यूसली बोला रहा हूँ। जो लाइव क्लासेस होता है उसमें क्या होता है कि थोड़ा बीच में इसमें रेस्ट लेना है, थोड़ा आपसे बात करना है, बट मैं चाहता हूँ कि आपका 1 सेकंड बर्बाद ना हो। बट अगर आप बर्बाद करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये आपका समय है, ठीक है। बट अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, इस बार जॉब लेना है, और उनका जो खुशी है, ठीक है, और वो जिस चीज़ का हकदार है उनको देना है, ठीक है। बहुत चीज़ होते हैं जो आप पैसे से खरीद पाओगे, पैसा हर चीज़ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत चीज़ है, ये मानना पड़ेगा आज के समय में, ठीक है। देखिए तो 1906 कोलकाता, आपको याद रखना है, कोलकाता में इन्होंने स्वराज शब्द का इन्होंने पहली बार इन्होंने, और ये दूसरे नंबर याद रखिएगा, पहला तो कहाँ हुआ था? 1885 में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था मुंबई में, जिसमें कि कौन थे? तो WC बनर्जी वहाँ के चेयरमैन थे। दूसरा जो हुआ था, दूसरा नंबर का जो हुआ था, ये कोलकाता में हुआ था 1886 में, उसमें भी ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा लंदन में इन्होंने फॉर्म किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो पूछा जाता है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने फॉर्म किया है? तो आपको दादा भाई नारोजी। इन्होंने एक, ये दरोगा का क्वेश्चन है, रस्तगुप्तुर। तो पूछा गया था कि रस्तगुप्तुर कौन से भाषा, मतलब कौन किन के लिए निकाला गया था? तो फारसी कम्युनिटी के लिए निकाला गया था। और किन्होंने निकाला था? तो दादा भाई नारोजी ने निकाला था। और यहाँ आइए, देखिए फिर से फ्रांस क्रांति से आ गया। फ्रांस क्रांति कब हुई थी? 1789 से 1799। राजा कौन था? लुइस 16वां, बुर्बू डायनेस्टी। खूनी रविवार, ये भी मैंने आपको करवाया था, रशियन रेवोल्यूशन से सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ फादर के साथ बढ़े थे 1905। तो खूनी रविवार आपको याद रखना है 1905। चिल्का लेक कहाँ है? याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा लेगुन लेक है, सबसे बड़ा लेगुन लेक है, ठीक है। और याद रखिएगा लॉकटेक लेक कहाँ है? तो मणिपुर में। क्यों इंपॉर्टेंट है लॉकटेक लेक? क्योंकि दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम लोग कैमुन लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, वो आपका लॉकटेक लेक में ही है, मणिपुर में। तो लॉकटेक लेक मणिपुर, कैमुन लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और उड़ीसा का चिल्का लेक याद रखिएगा। बाकी सब एक बार जितने भी झील है जरूर आप देख लीजिएगा। भारत में केवल एशिया, देख लीजिएगा, मतलब ये नहीं कि मैंने बोल दिया देख लो, अच्छे से PDF दिया हुआ है, ठीक है, जाके पढ़ लेना। और वीडियो भी है आपका, पूरा ज्योग्राफी तो मैंने यूट्यूब पे ही करवाया हुआ, और पूरा आपका जो PDF और श्योर सिलेक्शन बैच में डाला हुआ है। भारत में केवल एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं? तो याद रखिएगा, ये सबको पता है, एशियाई शेर जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। अब 2-3 क्वेश्चन याद रखो। सबसे पहले पूछा जाता है कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो किस चीज़ के लिए आपका फेमस है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। आपको पूछा भी जाएगा दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो क्या बोलोगे? तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए फेमस है। जैसे दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है कश्मीरी हिरन, ठीक है, दाचीगम, ठीक है। तो याद रखना दाचीगम नेशनल पार्क जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आपको याद रखना ये जो फेमस है आपका कश्मीरी हिरन के लिए, इसको कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, इसको हुंगल भी बोलते हैं। कहाँ है? तो आपको याद रखना ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है, या कश्मीरी हिरन हुंगल के लिए। और एक है दाचीगम हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क इवन माना जाता है कि भारत का सबसे बिगेस्ट नेशनल पार्क जो है, इंडिया का जो बिगेस्ट नेशनल पार्क है, इंडिया का जो बिगेस्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है? तो आपका यही माना जाता है कि हेमिस नेशनल पार्क जो है, जो कि लद्दाख में है, और ये हिम तेंदुआ स्नो लियोपर्ड के लिए बहुत फेमस है, सबसे बड़ा भी है और लद्दाख में है, और हिम तेंदुआ। उसके बाद है पेरियार नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये केरल में है, ठीक है। कहाँ है आपका? ये केरल में, लिख देता हूँ मैं, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है।
और पेरियार जो है ये आपका केरल में है। तो केरल का जो ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है किस चीज़ के लिए फेमस है? तो हाथी के लिए। सिम्पलीपाल नेशनल पार्क अच्छे से याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। सिम्पलीपाल उड़ीसा में है। और एक है गहीरमाथा वन्यजीवी अभ्यारण्य, ये जो है एक टर्टल कछुआ के लिए फेमस है, ऑलिव टर्टल जिसका बोला ऑलिव कछुआ के लिए फेमस है गहीरमाथा, ये भी आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान एक बार देख लेना पीडीएफ से। ठीक है, उसके बाद है सूरत किस नदी के किनारे है? तो याद रखना ताप्ती। यहाँ मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कर पाऊंगा, ट्रिक से मैं करवा चुका हूँ। कौन सा राज्य, कौन सा जो शहर है किस नदी के किनारे? जैसे सूरत, तो मैंने कैसे याद करवाया था? सूरत से सूरत, और सूरज से क्या मिलता है? ताप मिलता है, तो ताप्ती। एक बार जल्दी से पहले ये कंप्लीट कर लेते। हाल ही में तितली की नई प्रजाति खोजी गई है कहाँ? तो ये करेंट का था अरुणाचल प्रदेश। अब याद रखो अरुणाचल प्रदेश से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले नम्फा राष्ट्रीय उद्यान, नम्फा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। सेला पास कहाँ है? सेला जो आपका पर्वत दर्रा है ये कहाँ है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश। दीपू दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। यंग याप दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। और याद रखिएगा जो आपका ब्रह्मपुत्र आता है वो यंग याप दर्रे से ही भारत में एंट्री करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एक पूछा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब भारत में सबसे पहले जो सन निकलता है वो कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आपका क्या निकलता है? आपका ये सन निकलता है, मतलब सूर्य निकलता है पूरे वर्ल्ड में, आपका जापान में। पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब एक मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाया था कि जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनता था? सॉल्ट बनता था और वाटर बनता था। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। ठीक है, उदासीन अभिक्रिया, ये सब आपको रिएक्शन वाले में करवाया गया है। पूरा प्लेलिस्ट जो दिया गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 प्लेलिस्ट है बिहार पुलिस के लिए, देख लेना। दरोगा में भी ये उतना ही कारगर रहेगा, रामबाण साबित होगा। किस आयोग ने, ये बहुत बार पूछा गया है कि किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी को 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो ये है आपका एनसीबीसी। एनसीबीसी ये कौन है? आपका एनसीबीसी। ठीक है, एनसीबीसी ने, मतलब ये है कि पूछा जाएगा कि कौन सा आयोग था। ठीक है, तो आपको याद रखना है मंडल आयोग। और ये भी पूछा गया कि मंडल आयोग कब आया था? तो 1979 में आया था। और रिपोर्ट कब सौंपा था? तो 1980 में सौंपा था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास है दैट मीन्स ओबीसी के लिए, जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 102 अमेंडमेंट 2018 के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो याद रखिएगा मानव रक्त का जो पीएच होता है 7.4 होता है। प्लस मैंने आपको ट्रिक से ये भी कराया था खून के आंसू रोना, तो आंसू और आपका रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। डेट मीन्स हमारा रक्त क्या है? एक बेसिक है। अब रक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जितना आपको ज़रूरत है मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लेंसटेनर ने किया था ब्लड ग्रुप का डिस्कवर। ठीक है, किसने किया था? कार्ल लेंसटेनर ने किया था। ठीक है, उसके बाद है ब्लड ग्रुप ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर बोलता है, मतलब ये किसी को भी दे सकता है, सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर है, इसमें कोई एंटीजेन नहीं होता है। और एवी क्या है? आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, मतलब ये सर्वग्राही है, ये किसी से भी ले सकता है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन का जो डिस्कवर किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। रक्त में क्या पाया जाता है? तो आयरन जो है रक्त में पाया जाता है। रक्त लाल क्यों होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। याद रखिएगा जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस पे नापा जाता है? तो धमनी पे नापा जाता है। ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? स्पाइग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 होता है। और ब्लड का पीएच 7.4 होता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड क्या है? तो ये तरल संयोजी उत्तक है, दैट मीन्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था तो पूरे बॉडी में, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, आप ये सब देखना, ये सब बहुत अच्छे से मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी समझाया हुआ है अगर आप यूज़ करते हो तो। ठीक है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन और यूट्यूब पे भी जो हमारे बॉडी में, ठीक है, कौन है जो पोषक पदार्थ जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है? तो वो है केसिका, कैपिलरिटी। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 4 दिया हुआ था, धमनी दिया हुआ था, मतलब धमनी दिया हुआ था, सीरा मतलब धमनी मतलब होता है आपका आर्टरीज, सीरा मतलब होता है वैन, तो आर्टरीज, वैन, ठीक है, इस तरीके से केसिका सब दिया हुआ था। पूछा था इसमें से कौन सा है जो पोषक पदार्थ को पूरे बॉडी में ले जाता है? तो कैपिलरी। और एक और पूछा था कि कौन सा ऐसा इसमें से कौन है जो सिंगल इंडोथेलियम टिश्यू से बना हुआ है, मतलब एकल इंडोथेलियम उत्तक से बना हुआ है? तो आपको याद रखना है वो भी कैपिलरी। ये दोनों का कैपिलरी आंसर होगा, और सब लोग यही गलत करके आए थे। एक बार मैं बता देता हूँ ये वाला कि ब्लड सर्कुलेशन में इसको कैसे काम करते हैं। देखिए ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखो। सबसे पहले जो आपका जो बॉडी है, ठीक है,
उसमें जो शुद्ध रक्त जो लेके जाता है, आपको याद रखना है, जो शुद्ध रक्त जो लेके जाता है, ये देखोगे जो शुद्ध रक्त जो आपका लेके जाता है, ठीक है, जो शुद्ध रक्त लेके जाता है, ये कौन लेके जाता है, तो आपको याद रखना है जो शुद्ध रक्त जो लेके जाता है, ये लेके जाता है आपका, कौन लेके जाता है, आर्टरीज, जिसको धमनी। तो हार्ट से, दिल से, पूरे बॉडी में जो है, ये देखो ये है आपका, ये है इस वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग, ठीक है। तो पूरे बॉडी में, हार्ट से पूरे बॉडी में जो शुद्ध रक्त मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी में कौन लेके जाता है, तो आपको याद रखना है वो है आपका, कौन लेके जाता है, तो वो है आपका आर्टरीज, आपका धमनी। फिर से बॉडी से जब वो ऑक्सीजन यूज कर लेता है, तो जो अशुद्ध रक्त है, मतलब जो उसमें आप ऑक्सीजन नहीं है, उसको फिर से हार्ट तक कौन लेके आता है, तो वेन, दैट मीन्स सीरा। अब जो ये आपका अशुद्ध रक्त है, अब ये हार्ट में आ गया, अब ये फिर से शुद्ध कैसे होगा, जब ये लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से फिर से इसमें ऑक्सीजन डाला जाएगा, तो लंग्स में, ठीक है, लंग्स में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा, ठीक है, पाइप है, ठीक है, पाइप बोल रहा हूँ नॉर्मल भाषा में, कौन सा ऐसा धमनी है, ठीक है, कौन सा ऐसा धमनी है, ठीक है, जो कि अशुद्ध रक्त ले जाता है आपका, याद रखना यहाँ धमनी बोल रहा हूँ मैं, कौन सा ऐसा धमनी है, जो ये एक्सेप्शन है, कौन सा ऐसा धमनी है जो अशुद्ध रक्त ले जाता है आपका हार्ट से आपके लंग्स तक, तो याद रखना पुलमोनरी आर्टरी, ये एक्सेप्शन है, फुसफुस धमनी। और फिर से आपका क्या होता है, यहाँ आपका फिर से शुद्ध रक्त आपका फिर से लंग से फिर से कहाँ आता है, आपका हार्ट में आता है, वो किसके थ्रू आता है, पुलमोनरी वेन, फुसफुस सिरा के थ्रू आता है। और फिर से जो मैंने आपको बताया वही चीज़ होता है, याद रखना। लंग्स में क्या होता है, यहाँ वायु कूपिका होता है, जिसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्वियोली कहाँ जो है आपका ऑक्सीजन ब्लड में डाला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे ले लिया जाता है, तो एल्वियोली में, ठीक है, आपका वायु कूपिका। और कौन सा प्रोसेस से ये होता है, तो डिफ्यूजन से, ठीक है, प्रसारण से, ये भी चीज़ आपको पूछा गया है, ठीक है। तो टोटल 200 क्वेश्चन आपका हो गया। एक ये आपको मुझे करवाना था, पीडीएफ में दिया है, कोई बात नहीं। यमुना महत्वपूर्ण नदियाँ, कौन सा नदी किसके किनारे, आप ये पढ़ लेना। इसको आप ट्रिक से, आपको ऐप पे भी डला हुआ है जो श्योर सिलेक्शन बैच में। आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ऑलमोस्ट आपका 1 घंटा 5 मिनट हो चुका है ऑलरेडी, बहुत मेहनत किया गया, ठीक है, एक इसके लिए। चलिए, सो मेहनत को बस इतना करना है, आप सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। आप मेरा नाम लो नहीं लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप सेलेक्ट हो जाओ और अपने मम्मी पापा का जो भी आपका सपना है आप पूरा कीजिए, और उनको जो सुख के वो हकदार हैं, बस यही चाहेंगे कि उनको वो सुख मिले और वो आपके थ्रू मिले, ठीक है। जय हिंद।